हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलड़ा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ सर। स्ट्रैटेजी टू टैकल एसएलसीएम, ठीक है, हाउ टू क्रैक द सब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो भी मॉड्यूल 2 देने वाले हैं, पहली बार जून 23 एग्जाम्स देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बहुत सारी बातें मैं आपसे करूंगा, बहुत सारी अंदर की बातें बताऊंगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आप फेस करने वाले हो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके लिए क्या किया जा सकता है वो भी मैं आपको काफ़ी सारे टिप्स ट्रिक्स दूंगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखें, ठीक है। काफ़ी सारी बातें हैं जो मैं बातों बातों में बताऊंगा, तो वीडियो आखिरी तक देखेंगे तो इंश्योर होगा कि सारी बातें जो मैं कहना चाहता हूँ आप तक पहुंच जाएंगी। और जब आप सारी बातें सुन लोगे, आपको थैंक यू बोलने का ज़रूर मन करेगा, तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए, तो हाउ टू टैकल द सब्जेक्ट एसएलसीएम, what should be the strategy, what should be the mindset, how should we approach the subject, ठीक है। जो पहली बार इसका एग्जाम का सामना करने वाले हैं जून 23 में, उनके लिए ये मस्ट वॉच वीडियो है, ठीक है। तो टिपिकली मैं सारी बातें बताता ही हूं, बट काम की बातें मैं पहले बता देता हूं कि कोई भी सब्जेक्ट में आपको सबसे पहले जो डिसाइड करना होता है वो है आपका टारगेट, मार्क्स, ठीक है। मार्क्स कितने आप स्कोर करना चाहते हो। योर स्ट्रैटेजी कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द स्कोर यू आर टारगेटिंग, ठीक है। जो भी स्कोर आप टारगेट कर रहे हो उसकी स्ट्रैटेजी उसी के हिसाब से बनती है। तो जो 40 टारगेट कर रहा है उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, जो 50 कर रहा है, 60 कर रहा है, या जो 80-90 कर रहा है, समझ रहे हो। बहुत डायरेक्शन, एफर्ट्स, हर चीज बदल जाती है द मोमेंट आपका स्कोर बदल जाता है। तो सबसे पहले आपकी जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है मॉड्यूल 2 के लिए, जो ओवरऑल टारगेट आप रख रहे हो कि कैसे आप अपनी एग्रीगेट निकालने वाले हो, ठीक है। जो टिपिकल एग्रीगेट स्ट्रैटेजी मैं बताता हूं वो होती है कि भाई सीएमए एफएम में 60-60 आप प्लान करो, जो कि मीडियम एफर्ट्स में भी 55-60 आ जाते हैं। थोड़ा हार्डवर्क कर लिया तो 60 तो क्रॉस हो ही जाता है, सीएमए एज वेल एज एफएमएसएम। या चलो एक आध पेपर कभी टफ भी आता है, दोनों मिला के 120, टू बी वेरी प्रिसाइज, टू बी वेरी प्रिसाइज, सीएमए एफएम मिला के 120 लाने। 200 आपका टारगेट है, 120 आपको ये दो सब्जेक्ट में लाने हैं। अब एक आध कभी टफ आया तो दूसरा थोड़ा इजी आएगा, बैलेंस कर लो, ठीक है। 110 से लेके 120 मार्क आपके यहीं पे आ जाने चाहिए। फिर ज्यादा बचता नहीं है ईबीसीएल और एसएलसीएम में। फिर आपको सिर्फ बे मिनिमम आपने 40-40 भी ले लिए तो यू विल सेल थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता इस सब्जेक्ट में 60+, 70+, 80+ इस लेवल पे जाने की जरूरत है। यस, आपका सब्जेक्ट फेवरेट है, इसमें आप करियर बनाना चाहते हो, अलग बात है। क्योंकि देखो, द मोमेंट आप टारगेट बढ़ाओगे आपको एफर्ट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। लोग इतनी छोटी सी बात नहीं समझते हैं, नहीं सर हमको 60 लाने। अरे तो फिर आप सीएमए एफएम में उतना टाइम नहीं दे पाओगे। आप सारे सब्जेक्ट में 60 का टारगेट नहीं रख सकते, समझ रहे हो। ऊपर से रिटर्न पेपर है, मतलब जो इसके चैलेंजेस है, मैं चाहता हूं पहले आपको मैं रूबरू कराऊं कि व्हाट आर द चैलेंजेस यू विल फेस इन दिस सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहला चैलेंज है कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी कंपनी लॉ से टफ है, ठीक है। कंपनी लॉ की जब आप लैंग्वेज पढ़ते हो, बहुत ही प्लेन, बहुत ही बेसिक, बहुत ज्यादा टफ नहीं होती है। कंपनी लॉ थोड़ा इजी फ्लो होता है, ठीक है। बस थोड़ा इंटरप्रिटेशन जो है, जो क्रॉस कनेक्शंस होते हैं वहां पे आपको दिमाग लगाना होता है लैंग्वेज में। बट क्योंकि सेबी लॉज थोड़े अलग हैं, सेबी रेगुलेशंस थोड़े अलग हैं, तो उसका जो एक फ्लो है ना लैंग्वेज का, वो थोड़ा अलग है। कंपनीज एक्ट के मुकाबले थोड़ा टफ जाता है, ठीक है। दूसरी बात कि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, समझ रहे हो, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत वास्ट ये सब्जेक्ट है। नंबर ऑफ पेजेस वाइज देखोगे तो आपको कम लगेगा, ठीक है। काफी बच्चे कहेंगे सर बाकी सब्जेक्ट तो और ज्यादा लेंदी हैं, ये तो 550-600 पेज के अंदर सिमट जाता है। पर ऐसा नहीं है, इसमें आई थिंक रेगुलेशंस उतने पेज के होंगे, बट आपको सर्कुलर्स भी पढ़ने होते हैं, समझ रहे हो। सर्कुलर्स थोड़े से एड ऑन हो जाते हैं, अमेंडमेंट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो उस मुकाबले मुझे लगता है कि क्योंकि ये रिटर्न पेपर है और आपको एक कोशिश करनी होती है कि थोड़ी लॉ की लैंग्वेज में लिखें, तो उस हिसाब से आपको बहुत ही भारी भरकम ये सब्जेक्ट लगेगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें याद करना मुश्किल है, समझ रहे हो। वहां पूरा वैसे वैसे उगल के लिख के आना बहुत टफ जाएगा आपको ये सब्जेक्ट, ठीक है, उस एंगल से। दूसरी बात कि ये आई थिंक इकलौता ऐसा पेपर है जिसमें केस स्टडीज थोड़ी ज्यादा आती हैं,
मेरे जो भी लिमिटेड नॉलेज है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ईबीसीएल में भी आई डोंट थिंक इतने केस स्टडी पैटर्न के क्वेश्चंस आते होंगे। सीएमएफएम तो है ही एमसीक्यू, ठीक है। तो उस एंगल से मैं कह रहा हूँ मॉड्यूल 2 अगर आप दे रहे हो ना, ये सब्जेक्ट आपको एकदम अलग थलग थोड़ा सा भारी जाएगा, क्योंकि इसमें आपको केस स्टडी के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आधा पेपर केस स्टडी बेस्ड आपको दिखेगा, सिचुएशंस बना के अप्लाई करके पूछा जाएगा, बताओ इसमें क्या होगा। तो वहां दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, आंसर्स अपने लैंग्वेज में ड्राफ्ट करने पड़ते हैं, जिसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है, ठीक है। अगर आपका थोड़ा हाथ तंग है इंग्लिश में थोड़ा आपका हाथ तंग है, जैसे मैथ्स में होता है, तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देगा ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आधा पेपर तो इजी होता है, ठीक है। एसएलसीएम में आई थिंक आधा पेपर प्लेन होता है, इजी होता है, मैनेजेबल होता है। पर आधा पेपर जो आपका ये आता है ना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं, कुछ क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस थोड़े ऑफ बीट आ ही जाते हैं। आप कितना भी मटेरियल कवर कर लो, कुछ ना कुछ थोड़े से 1 या 2 क्वेश्चन है ना ऑफ बीट आ जाते हैं, तो आपका थोड़ा मूड खराब कर देंगे। तो ये सब इश्यूज हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसको अब करना क्या है इसका, ठीक है, अपन कर क्या सकते हैं, ठीक है। तो टिपिकली देखो, अगर आपका जो टारगेट है वो 50 या उससे ज्यादा है, तो आपको देखो सारे चैप्टर्स अच्छे से करने। कोई भी आप पूरा चैप्टर स्किप करने का सोच भी नहीं सकते हो इसमें, क्योंकि मार्किंग अगर मैं एवरेज भी ले लूं, अगर आपका राइटिंग आपका लैंग्वेज एवरेज है तो देखो आधे ही मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको 50 मार्क स्कोर करने हैं तो फिर आपको पूरा 100 का पेपर छुड़ाना पड़ेगा। 100 का पेपर छुड़ाना मेरे हिसाब से एक एवरेज सीएस स्टूडेंट के लिए मुश्किल है। कुछ लोग हैं गिफ्टेड होते हैं, वो 100 मार्क्स का वो सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि उन्होंने पूरा कवर किया होता है, अच्छे से रिवाइज किया होता है, ठीक है। उतनी आइडियल सिचुएशन सबको नहीं मिलती है, खासकर जो बोथ मॉड्यूल कर रहे हैं भैया, वो तो आइडियल कुछ उनके लिए होता ही नहीं है, सब ऑफ बीट सिचुएशन ही उनको फेस करनी होती है। तो एवरेज 85 से लेकर 90 मार्क्स का ही है जो बच्चा सॉल्व कर पाता है अच्छे से, पता होते हुए, जान के, अच्छे से, ठीक है। 85-90 होता है, बाकी आप कुछ भी लिख के आ जाओ वो मैं काउंट नहीं करता, ठीक है। तो अब 85 to 90 में अगर आप सब एवरेज लिख के आए तो 40 तक ही पहुंच पाओगे, समहाउ 40 तक आप पहुंच जाओगे अगर आप 85 से 90 मार्क्स का मैनेज कर लेते हो पेपर। और अगर एवरेज लिखते हो पेपर, एवरेज लैंग्वेज, एवरेज सब एवरेज, ठीक है, तो 40 तक आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो अगर आपका 40 का ही टारगेट है, 45 का ही टारगेट है, तो थोड़ा आपके पास है, मतलब थोड़ा है एरिया कि भाई आप थोड़ा सा 85 का भी सॉल्व किया, एवरेज भी लिखा, तो भी आप 40 तक पहुंच जाओगे समहाउ। क्लियर है? तो इसीलिए कह रहा हूं कि आपको फर्स्ट स्टेप 40 तक का सोचना है, ठीक है। एकदम से 60-70 वो सब, ठीक है, मत जाओ उस जोन में। 40 का पहले एकदम अरेंजमेंट कर लो कि यार मुझे 40 लाने हैं। 40 लाने हैं मतलब मुझे मिनिमम 80-85 का पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेरा जो कवरेज होना चाहिए वो उतना होना चाहिए कि मैं 80-85 का सॉल्व कर पाऊं, वो भी अच्छे से, जिसका मुझे अच्छा नॉलेज हो, जो मैं अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊं। तो वो एक कवरेज का आपको अंदाजा आ जाएगा कि यार मुझे 80 मार्क्स का सॉल्व करना है, तो मेरा कवरेज बहुत अच्छा होना चाहिए। क्लियर है? तो आप समझ रहे हो, वो जमाना गया है कि लोग फुल चैप्टर छोड़ दिया करते थे, या एक लिस्ट दिया करते थे टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। वो सब बहुत आउटडेटेड हो गया है। कुछ टीचर्स अभी भी फॉलो कर रहे हैं, पर वो ट्रैप में फंसो मत, क्योंकि वो लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे जब उनके क्वेश्चंस में से अगर नहीं आया और आप उनके भरोसे प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके भरोसे रिवीजन कर रहे हो, और अगर वैसा नहीं आया, वो तो आगे बढ़ जाएंगे। उनकी दुकान है, मेरी भी दुकान है, हमारा काम है, समझ रहे हो। हम एक दिन का अफसोस मना सकते हैं, पर आपका करियर इंपैक्ट हो जाएगा। तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि चलो टीचर्स का तो धंधा है, काम है, अट्रैक्ट करने के लिए, अटेंशन ग्रैब करने के लिए करना पड़ता है, सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, कुछ गलत नहीं है। बट मुझे लगता है कि यार बच्चे में इतना दिमाग नहीं है मुझे बच्चे के लिए थोड़ा सा वो लगता है कि यार बच्चे में इतना दिमाग होना चाहिए कि यार एग्जीक्यूटिव लेवल अब आप आ गए हो, ये कोई बीकॉम या थोड़ा सा, समझ रहे हो, ग्रेजुएशन कोर्स नहीं है, इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स। पेपर की लेवल इतनी टफ हो गई है, आप कैसे ये ट्रैप में फंस सकते हो, टॉप 50-100 अनइम्पोर्टेंट, ये मत फंसो। हम कोशिश करेंगे, ठीक है, हम कंपटीशन में है, हम जो बन पड़ेगा करेंगे, पर आपको अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना होगा।
आप ब्लाइंडली कोई भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पेपर इतना हलवा भी नहीं है कि टॉप 100 टॉप ये टॉप इंपॉर्टेंट ये इससे कवर हो जाए, ठीक है। तो कवरेज पे बहुत ध्यान देना है आपको, इसलिए मैं कह रहा हूं कवरेज पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप 80 का सॉल्व नहीं कर पाए तो आप 40 क्रॉस नहीं कर पाओगे, अनलेस आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, आप गिफ्टेड हो, इंग्लिश बहुत अच्छी है, जो पढ़ते हो याद हो जाता है और वहां पे आप लिख के आ जाते हो। अगर वैसा गॉड गिफ्ट है तो कम लिख के भी हो जाएगा, बट ऐसे मैंने बहुत कम बच्चे देखे हैं, होते हैं, आई नो दे एग्जिस्ट, पर बहुत कम होते हैं। आए ख्याल में, इधर आधा घंटा पहले क्या पढ़ा वो याद नहीं आता, तो मतलब आपकी हालत क्या है मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। एक एवरेज स्टूडेंट की क्या हालत है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और इसलिए मेरा गाइडेंस आप देखोगे तो बहुत एवरेज बच्चों के हिसाब से मैं बताता हूँ, ठीक है। बहुत ही लो बहुत ही हाई उनके हिसाब से मैं नहीं बताता, क्लियर है। तो कवरेज बहुत बड़ा एक इशू है इस चैप्टर का, इस सब्जेक्ट का, कि आपको कवरेज बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। अगर आप देखोगे कुछ कुछ लो वेटेड चैप्टर्स हैं, ठीक है, जैसे 1 और 2 ये लो वेटेड है, ठीक है। अब आप देखो इसका क्या मतलब आप निकाल सकते हो कि आपको कैसे कवर करना है, या क्या सीक्वेंसिंग में किसको ज्यादा टाइम देना है किसको कम टाइम देना है, ये सब आप अपना डिसीजन ले सकते हो। मैं लो वेटेड चैप्टर आपको बता देता हूं, मतलब बाकी सब आपको करने, हाई वेटेड है एवरेज वेटेड है क्या फर्क पड़ता है, करना तो पूरा ही है, ठीक है। तो बाकी सब तो पूरा ही पूरा करना है, बस जहां थोड़ा सा आप जजमेंट ले सकते हो, ठीक है, बेस्ड ऑन आपका टारगेट कितना है, तो वो ये एक है, ठीक है। पहले 3 चैप्टर थोड़े से लो वेटेड है, एक आध क्वेश्चन आता है, या जैसे आप देख रहे हो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि नहीं आता, पर कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि बहुत ज्यादा आ गया, शॉक भी दे सकता है, ठीक है, ध्यान देना। इसलिए मैं कह रहा हूं सबको अच्छे से कवर करो तो बेटर होगा, अगर आपको सेफ रहना है, ठीक है। तो देखो एक ही अटेम्प्ट में सीधे 10 का आ गया झटका, ये आ गया 9 का, ये आ गया 8 का, तो झटके भी दे सकते हैं चैप्टर, बट ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर बाकी देखो सब में से आ रहा है, अब ये 2 चैप्टर मर्ज हो गए हैं, ठीक है, एसबीईबी और स्वेट इक्विटी, तो कंबाइंड वेटेज अच्छा खासा है, ठीक है। बाकी सब में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मतलब 16 ही चैप्टर है, सिर्फ 16 चैप्टर है, और उसमें से ऑप्शन मिला के 135 मार्क्स का आता है। तो आप सोचो आपको क्लियर कट ये इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा तो मिलेगा नहीं, आप चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज देख सकते हो, आई रिपीट, आप चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज देख सकते हो कि चलो ये बहुत ऑफ बीट हो गया, इतना ऑफ बीट नहीं आएगा, या चलो मेन मेन कवर कर लेते हैं, आप चैप्टर के अंदर सिलेक्टेड उसमें आप दिमाग लगा सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको मैंने वेटेज दिखा दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया, आधा पेपर केस स्टडी बेस्ड होता है, और केस स्टडी बेस्ड में आपको पढ़ना भी उसी हिसाब से होता है। केस स्टडी बेस्ड बेसिकली क्या होता है ना, सिचुएशंस पे क्वेश्चन पूछते हैं, सिचुएशन बना के आपको पूछेंगे, कुछ फैक्ट दिए रहेंगे कि ये कंपनी है, ये कर रही है, वो कर रही है, इसमें ऐसा ऐसा है, तो ऐसा अब बताओ लॉ अप्लाई करके कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा किया तो क्या होगा, समझ रहे हो, सिचुएशंस होती हैं, सिचुएशन बना के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन थोड़ी अलग माइंडसेट से आपको करनी होती है। चैप्टर पढ़ते पढ़ते ही आपको ध्यान देना होता है कि कहाँ कहाँ लॉ सिचुएशन में क्या करना होता है वो बता रहा है, तो वो अलग से एकदम हाईलाइट करके रखना कि नहीं ये एक सिचुएशन है, इस पे हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। पढ़ते पढ़ते ही आप जब तक आइडेंटिफाई नहीं करोगे ना, आपकी प्रिपरेशन लेवल बहुत ऊपर तक नहीं जाएगी। मतलब पेपर नहीं तो आपको सरप्राइज करेगा, पेपर आपको कब सरप्राइज नहीं करेगा, जब आप पढ़ते पढ़ते ही सिचुएशन खुद ही आइडेंटिफाई कर रहे हो। लॉ का मतलब इतना आपका अच्छा अंडरस्टैंडिंग आ रहा है कि आप पढ़ते पढ़ते ही आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, इस पे केस स्टडी आ सकती है, या पास पेपर सारे जब आप पढ़ लेते हो आपको आइडिया आ जाती है कि क्या टाइप के सिचुएशंस पे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जब वो होगा तो पेपर आपको सरप्राइज इतना नहीं करेगा, अच्छे से आपको तगड़ी प्रिपरेशन तोड़ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तब जाके इस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड आएगी, ठीक है। तो आधा पेपर तो केस स्टडी होता है, तो पढ़ते पढ़ते हर चैप्टर कहीं से भी कुछ भी केस स्टडी आ सकती है। केस स्टडी का कभी कोई दायरा नहीं होता कि ये चैप्टर से आ सकती है, ये चैप्टर से नहीं आ सकती, कहीं से भी कुछ भी केस स्टडी आ सकती है। तो हर चैप्टर में पढ़ते 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 आपको, समझ रहे हो, ध्यान देना है कि कौन से एरियाज है जहां पे केस स्टडी बन सकती है, उसको उस हिसाब से पढ़ना है। फिर सेकेंड जो टाइप आता है वो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है, ये रिलेटिवली मेरे हिसाब से इजी है, प्रेडिक्टेबल है, सिमिलर क्वेश्चंस ही आते हैं, बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बहुत कम बारी आए हैं, ठीक है। तो
ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन आते हैं, तो 9 से लेके 10 मार्क्स का इसका आपको एवरेज वेटेज दिखेगा, 9 to 10 आपको दिखेगा ही। 2 क्वेश्चन आते हैं तो 9 से 10 मार्क का वेटेज बनता है, और 3 आ जाते हैं तो 13 या 14 मार्क्स का भी इसका वेटेज जा सकता है। आप ऑन एन एवरेज 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करके जा सकते हो कि आएंगे, ठीक है। तो इसको अलग तरीके से तैयारी करनी है। अब ये लॉ नहीं है, न्यूमेरिकल्स जब आप देखोगे तो ये लॉ नहीं है, ये कंसेप्ट होते हैं जो आपको एक बार समझ के अच्छे से सॉल्व करते आना चाहिए। प्रेजेंटेशन स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझना होना चाहिए, और उसमें क्या वेरिएशंस आ सकते हैं। भाई ये न्यूमेरिकल है तो इसमें क्या चेंजेस, क्या तरह से घुमाया जा सकता है क्वेश्चन को, कैसे मेरे स्टेप्स या कुछ फॉर्मूले या कुछ वर्किंग बदल जाएगी अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल दिया जाए तो आपको निटिग्रिटीज न्यूआंसेस अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर है? तो इसको अलग से तैयारी कर लो। अच्छे से करोगे तो 10 में से 9 तो आ सकते हैं, ठीक है। 10 में से 10 का मैं गारंटी नहीं लेता, बट 10 में से 8, 10 में से 9 रिलेटिवली हायर स्कोरिंग ये टॉपिक्स होते हैं, इसीलिए इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बढ़िया कम टाइम में ज्यादा मार्क्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। फिर है, ये मैंने कुछ टॉपिक्स दिए हैं, सबको आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है, कि न्यूमेरिकल्स क्या टॉपिक्स पे आते हैं। एक है म्यूचुअल फंड्स पे क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्शंस पे, ये 2 टिपिकली आते ही आते हैं, ठीक है। बाकी कभी आते हैं कभी नहीं आते। एंटरप्राइज वैल्यू 1-2 बार आए हैं, शेयर वारंट्स पे भी 1-2 बार आया है, कट ऑफ प्राइस हाल ही में आया था, 1-2 बार आ चुका है। फिर 2-3 अटेम्प्ट में ये भी आ चुका है। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कन्वर्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या बेनिफिशियल है, डिसीजन मेकिंग के एंगल से क्वेश्चन आ चुका है। बायबैक पे भी 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इस पे कभी कभी क्वेश्चन आए हैं, पर मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो आता है वो है म्यूचुअल फंड, और मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो आता है वो है ऑप्शंस। ये सबसे ज्यादा बार आ चुके हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये हो गया। अब कुछ मैं जनरल टिप्स भी दूंगा, ठीक है, कि जब आप पढ़ोगे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ोगे, आप देखोगे कि ये क्योंकि लॉ है, लॉ में होता ही है कि छोटी छोटी चीजें होती है। कि भाई कोई एक टॉपिक है, जैसे स्वेट इक्विटी है, तो स्वेट इक्विटी किसको इशू कर सकते हैं, कैसे इशू कर सकते हैं, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, उसकी प्राइसिंग क्या होगी, उसका लॉक इन पीरियड क्या होगा। समझ रहे हो? लॉ में छोटी छोटी चीजें होती हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, कोई भी चीज हो गई, उसके बारे में छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। तो आपको लगेगा कि यार ये कैसे पूछेंगे, समझ रहे हो, पर ये इस तरह से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आपके 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, 7 मार्क, 8 मार्क, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको लगेगा कि यार ये चिंदी से टॉपिक पे 2 लाइन पे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा, पर ऐसा समझ रहे हो, उसको इग्नोर नहीं करना है। छोटे छोटे टॉपिक को क्लब करके बड़ा क्वेश्चन बनाया जा रहा है। ये जो 7 और 8 मार्क का क्वेश्चन होता है ना, जो केस स्टडी फॉर्म में कह रहा हूं, उसको इस तरह से भी बनाया जा रहा है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल छोटे छोटे 3 क्वेश्चन जमा करके एक ही टॉपिक पे पूछे जा रहे हैं। तो छोटी छोटी न्यूआंसेस को भी पकड़ना है, छोटे छोटे जो लिमिट्स होती हैं, लिमिट्स पे भी अच्छे से आपको ध्यान देना है, क्योंकि उसको बंडल करके, छोटे छोटे क्वेश्चंस को बंडल करके बड़े क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे जो टॉपिक्स है ना, इन पे भी ध्यान देने हैं, इनको इग्नोर नहीं करना है। क्लियर है? अब डिफिकल्ट एरियाज क्या हैं, ठीक है। डिफिकल्ट तो मेरे हिसाब से सिर्फ केस स्टडीज है और सर्कुलर, ठीक है। 2 चीजें हैं, केस स्टडीज और सर्कुलर, ठीक है। बस ये 2 ही प्रॉब्लम्स हैं जो इस सब्जेक्ट में आपको आएंगे। न्यूमेरिकल नहीं है प्रॉब्लम, शॉर्ट नोट्स बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आधा पेपर प्रॉब्लमेटिक बिल्कुल नहीं है, पर आधे में से आप 20, 22, 25 मार्क की स्कोर कर पाओगे, पास थोड़ी हो पाओगे। समझ रहे हो? आपको ये चीजों से लड़ना पड़ेगा। तो केस स्टडीज एक है जिससे आपको लड़ना पड़ेगा, पढ़ते पढ़ते सिचुएशंस आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, पास पेपर सारे अच्छे से कवर करने पड़ेंगे टू जस्ट गेट एन आइडिया। सर वो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, रिपीटेशन बहुत कम होता है, हो सकता है बाय चांस, बाय लक, पर उसको एज अ स्ट्रैटेजी लेके नहीं चलना है। पास पेपर जब भी आप पढ़ोगे, न्यूमेरिकल यस सेम टाइप के आ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स भी एक आध 2, 4, 5 अटेम्प्ट में एक आध कभी रिपीट हुआ होगा तो हुआ होगा। केस स्टडीज आई डोंट थिंक रिपीट होती है, सिमिलर सिचुएशन पे आ सकती है। केस स्टडीज जब भी आप पास पेपर के पढ़ोगे, मैं हमेशा आपको कहूंगा कि वो आइडिया लेने के लिए पढ़ो, कि भाई क्या टॉपिक था और कैसे मस्त उन्होंने सिचुएशन बना के आपको पूछा, और फिर उसको अप्लाई करो आप हर चैप्टर में, कि ये इसमें कुछ बन सकता है क्या, उसमें कुछ बन सकता है क्या। समझ रहे हो? थोड़ा सा इंजीनियरिंग टाइप सोचना पड़ेगा। तो अगर आप केस स्टडीज को थोड़ा उसमें घुस गए और आपको समझ में आ गया कि नहीं यार
ऐसे बना के भी पूछ सकते हैं, वैसे बना के पूछ सकते हैं। तो पढ़ते पढ़ते भी बहुत मजा आएगा आपको कि कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, पढ़ने में भी मजा आएगा और पढ़ते पढ़ते आपकी केस स्टडी की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। और पास पेपर जब आप पढ़ोगे तो उसको आंसर कैसे करना होता है इसकी भी अच्छी आइडिया आपको आ जाएगी। ठीक है, तो केस स्टडीज को बस संभालना है क्योंकि आधा पेपर इसी से आता है। और सर्कुलर्स जो आईसीएसआई के लेटेस्ट सप्लीमेंट में इंस्टीट्यूट ने दिया है उतने कम से कम कोशिश करना है कवर करने की। उसके पुराने देखो आप कर नहीं पाओगे। सर्कुलर में देखो बड़ी दिक्कत क्या है कि रियल लाइफ में सर्कुलर बहुत सारे होते हैं, इसीलिए इंस्टीट्यूट आपके सप्लीमेंट में जो 15-20 सर्कुलर देता है आपको बस उसी पे फोकस करना है। बट सर्कुलर में दिक्कत ये होती है कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे वो सर्कुलर होते हैं जो आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो। समझ रहे हो, बहुत ही बारीक चिरिक चीजों पे होता है जो रेगुलेशन में कहीं होता ही नहीं है कुछ उसके बारे में। तो आपको लगेगा कि ये यार ये कुछ अलग ही है, कनेक्ट नहीं कर पाओगे आप टॉपिक्स को, तो इसीलिए वो याद नहीं हो पाते। सर्कुलर आप याद कैसे करोगे वो आपको बड़ी दिक्कत होगी। तो ये थोड़ा सा मेमोराइज करने वाला एरिया है क्योंकि मेन टॉपिक से बहुत ज्यादा कनेक्टेड आपको दिखेगा नहीं। समझ रहे हो, इसीलिए थोड़ा समझाने में भी हमको दिक्कत होती है, मुझे पर्सनली। तो सर्कुलर इसलिए थोड़ा आपको पर्सनल एफर्ट इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, और केस स्टडीज भी आप थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करोगे। पास्ट पेपर्स के रैंडम जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी उसके बाद जब आप रैंडमली इसको लिख के देखोगे, राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। पर इट विल नीड अ गुड राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, सब्जेक्ट बिना राइटिंग के आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। शॉर्ट नोट्स ठीक है आप लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। केस स्टडीज में आपको लगेगी प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी आपको लगेगी प्रैक्टिस। क्लियर है, तो ये दो डिफिकल्ट एरियाज हैं। फिर है कि हमेशा फोकस जो है वो पार्ट बी पे रखना है। पार्ट बी रिलेटिवली बहुत छोटा है, 2 ही चैप्टर्स हैं। यस, पहला चैप्टर समुंदर के बराबर है बट स्टिल बहुत ही प्लेन चैप्टर्स हैं। मतलब कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है, कैपिटल मार्केट पूरा कंसेप्ट बेस्ड है। उसमें लॉ के प्रोविजंस बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम कम है बट सब कंसेप्ट बेस्ड है। कंसेप्ट पकड़ में आ गया ना तो आप 4-4 5-5 पॉइंट्स लिख सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पार्ट बी में कवरेज। पार्ट बी को आपको पूरा कवर करना है, कितना 100%। ठीक है, उसमें आप लीनियंसी नहीं ले सकते। पार्ट बी पूरा कवर कर लो क्योंकि पार्ट बी का सेपरेट वेटेज है। पार्ट बी का सेपरेट वेटेज है ना, तो आप बिल्कुल उसको पकड़ लो, पहले वही पढ़ो, पहले वही सॉल्व करके आना पेपर में। और अगर आपने 100% कवर रखा ना, सारे पढ़े हुए क्वेश्चन आएंगे, उसमें ज़्यादा सोचने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने रिवाइज भी अच्छे से किए होते हैं, उसको प्रायोरिटीज दी होती है, उसको ज़्यादा टाइम दिया होता है। और क्योंकि सब कंसेप्ट बेस्ड होते हैं ना, धड़ाधड़ आपको पॉइंट्स भी याद आते हैं और आप पहले 1 घंटे में ही पूरा पार्ट भी सॉल्व करके आ सकते हो। और बिलीव मी, मार्किंग थोड़ी ज़्यादा मिलती है, 60-70% मार्किंग आप उसमें से उठा सकते हो, ताकि वो जो आपके रॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें आपको गोले गोले मिलेंगे, तो वो कवर अप करने के लिए पार्ट बी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो ऑलवेज फोकस ऑन पार्ट बी। थोड़ा टाइम ज्यादा डिवोट करो, थोड़ा ज्यादा रिवाइज करो, सारे टॉपिक्स कवर कर लो। इससे क्या होगा ना, आपकी पासिंग की बेस बन जाएगी। पासिंग की बेस पार्ट बी से ही बनेगी। ठीक है, तो उसको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है उसमें। ठीक है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। और फिर पार्ट ए करना है। पार्ट ए तो देखो बहुत लंबा है, पार्ट ए बहुत लंबा है तो आपको उसमें दिक्कत होगी। कुछ ना कुछ 1-2-3 चैप्टर ऐसे निकलेंगे जो आपको बॉदर करेंगे, उतने नहीं समझ में आएंगे या डिफिकल्ट लगेंगे, याद नहीं हो पाएंगे, लेंदी लगेंगे, पार्ट बी टफ जाएगा। ठीक है, इसलिए पार्ट बी पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो पहले पार्ट बी रिवाइज करना है, पेपर में पार्ट बी पहले सॉल्व करना है और पार्ट ए बाद में रिवाइज करना है और लिखना भी बाद में। ठीक है, तो सीक्वेंस भी अटेम्प्टिंग पेपर का यही होगा, पहले पार्ट बी कर लो। ठीक है, 1-8 घंटा मैक्सिमम आप उसको दे दो, 1 घंटे में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप बेटर स्कोर कर पाओगे, आप इसमें बेटर स्कोर कर पाओगे। ठीक है, और फिर पार्ट ए करो। पार्ट ए में भी न्यूमेरिकल्स या जो इजी आपको लग रहे हैं, जो अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते हो, लिख सकते हो, जिसके पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं, आप वो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करो। और जो बिल्कुल ऑफ बीट आते हैं, 2-4 मैंने बताया ना क्वेश्चन ऑफ बीट आते हैं, तो वो सब आखिरी के लिए रखो। जितना याद है उस हिसाब से उतना आप अटेम्प्ट करके आओ। लेकिन आपको 80 से लेके 85 का अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अच्छे से 85 का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो बेस पासिंग आपकी निकल के आई जाएगी। ठीक है, तो ये सब था गाइस जो मुझे बताना था। ठीक है, आई होप
पॉइंट्स आप नोट करते गए हैं या दोबारा थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आप फिर से देख लेना। बहुत चीज़ें मैंने आपको बताई है जो आपको बाय एक्सपीरियंस फेल होने के बाद पता चलती है, या आपके सीनियर्स माइट भी फेल होने के बाद आपको बताएंगे कि ये इतना तेरे को नहीं पता था, वो नहीं पता था। ठीक है, तो बहुत एक्सपीरियंस से मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ। कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई चैनल पे आप देखोगे, आजकल स्टूडेंट्स के भी बहुत चैनल हो गए हैं, और काफ़ी टीचर्स या स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, जनरलाइज कर लेते हैं। भाई मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं 2 चैप्टर छोड़ के आ गया, उस अटेम्प्ट में उस 2 चैप्टर से कुछ नहीं आया, तो मैं अब जनरलाइज कर रहा हूँ कि ये 2 चैप्टर छोड़ दो, कुछ नहीं आता, देखो मैंने नहीं पढ़ा था, नहीं आया। समझ रहे हो, मैं अपना एक्सपीरियंस कैसे जनरलाइज कर सकता हूँ? यही फर्क है, समझ रहे हो? एक्सपीरियंस से चीजें आप समझते हो कि हर अटेम्प्ट एक जैसा नहीं होता है। आपकी किस्मत अच्छी थी, हर बार हर बच्चे की किस्मत अच्छी नहीं होगी। किस्मत के भरोसे एग्जाम पास नहीं होती है, मेहनत से होती है, कवरेज से होती है, राइटिंग प्रैक्टिस से होती है। समझ रहे हो? तो बेसिक बातें हैं ये। तो लक फैक्टर काफी लोग बताएंगे कि ये मत करो, वो मत करो, ये टॉपिक कुछ नहीं आता, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, प्रोफेशनल लेवल का पेपर है, इट विल डैम सरप्राइज यू, और आप बाद में रोओगे पेपर में कि यार मैंने किसकी क्या बात मान ली और मैं फंस गया। क्योंकि क्या होता है ना, सीएमए एफएम में लोग पास हो जाते हैं, 45-50 आ जाते हैं, ईबीसीएल में भी हो जाता है, फिर एसएलसीएम में 4-5 मार्क्स से 6 मार्क्स से फेल हो जाते हैं, पूरी मेहनत वेस्ट हो जाती है। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है ना, आपकी पूरी मेहनत वेस्ट कर सकता है, तो मत करना। ठीक है, 40 लाना ही है, 45-50 लाना ही है, ताकि हमारी एग्रीगेट बन जाए। ठीक है, चलो। तो ये सब बातें थी जो मुझे थी। कुछ बातें आपको हो सकता है पसंद ना आई हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आता नहीं हूँ, और पसंद आने के लिए यूट्यूब चैनल खोला भी नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आखिरी तक आप यहाँ पहुँच गए हो, तो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। डू लाइक द वीडियो अगर आपको एक भी सजेशन काम का लगा हो, एंड डू शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स अगर आपको ये सजेशंस काम के लगे हों। एंड कमेंट करके कुछ और आपका सवाल होगा जो मैंने वीडियो में कवर नहीं किया है, तो डू कमेंट ऑन दिस वीडियो, और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।